बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। Feel like maybe I'm not making them happy. I'm failing them in a way because they raised me up to be something very different from what I'm becoming. And it's not like they were wrong, but they wanted me to be. They sent me to the best schools. They raised me in a completely different way, and they made a lot of sacrifices for that. And they're good people. I mean, I've always seen my parents to be very, in fact, वो जो आप कहते हैं तवक्कुल, उनको कभी किसी चीज़ पे बहुत ध्यान नहीं होता, but they somehow I feel that when they see me just being at home and I'm happy in that and I have no ambition in my life, so my father calls ambition, so he thinks that I'm wasting myself, and then I get sad because then I don't know how to make them happy. I want them to be happy as well, so I don't know how to keep that balance. Because I'm stuck. If I tell them that okay, I'm ready to let everything go, I don't mind doing housework myself, it's okay, then they're going to think oh my God, हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी और अब she's become like this. मुझे लगता है अम्मी को कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है इस बात से, और वो मुझे कहते नहीं, और फिर मुझे इस बात पे दुख होता है कि उन्हें तो मैंने सारी ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से पैशनेटली अचीव की कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ मी, मतलब दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम मी, सो आई थिंक आई एम अ मम्मी डैडीज़ गर्ल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मुमताज़ मुफ्ती साहब कहते हैं कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई तो मेरा बेटा बड़ा छोटी सी एज में था, तो मैं उसके साथ बड़ा फ्रेंडली हो गया, और मैंने कहा कि मैंने इसको टिपिकल बाप की तरह रेज़ नहीं करना, मैं सिनेमा में जा रहा हूँ दोस्तों के साथ तो मैं उसको भी साथ ले गया, मैं किसी उल्टी सीधी पार्टी में बैठा हूँ तो वो भी साथ है, लेकिन बाय द टाइम वो कोई 20-22 साल का हुआ तो एक दिन वो मुझे कहने लगा कि अब्बा आप मुझे अपनी ज़िंदगी जीने देंगे। तो मेरे लिए ऐसे था कि इट्स टोटली फेलियर। मैं समझता था कि मैं दुनिया का सबसे लिबरल और मोस्ट अकोमोडेटिंग एंड मोस्ट फ्रेंडली अब्बा हूँ, और अक्सी मुफ्ती उनके बेटे का नाम है, लोक वर्षा के एड्रे, जो मैंने उनकी किताब में पढ़ा, तो वो कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं तो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान बन रही हूँ कि इस बच्चे को मैं कैसे रेज़ कर रहा था, तो ये मुझे आज कह रहा है कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दोगे, मतलब तुम किधर लेके जा रहे हो मुझे। तो कहते मैंने उस दिन से उसको फ्री छोड़ दिया और वो जैसे भी वो कर रहा था। हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा दर्जा, पेरेंट्स का दर्जा बहुत बड़ा होता है, उनके साथ एहसान भी करना होता है, अदल नहीं करना होता, वो गलत भी हों तो उफ़ नहीं करनी होती, माशवा एक मामले में अगर वो आपको अल्लाह की तरफ जाने से रोकें, अल्लाह नबी के रास्ते से रोकें, तो वहाँ माँ बाप छोड़ देने होते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ माँ बाप की प्रेफरेंस है। रह गई बात अब जब आप एक बंदे के साथ लाइफ गुजार रही हैं, अब आपको उन्होंने ख़ुद एक वली दे दी है ना, आपका वली ये है, ठीक है, अब ये दोनों और इनका बेबी, उन्होंने ये भी तो देखा है कि आप किस ट्रॉमा में से गुज़र रहे थे, पहले भी गुज़रे और अब फिर गुज़र रहे थे किसी और फॉर्म में, और बच्चा बीमार था सारा, और आप ऑलरेडी FCPS कर चुके हैं, ठीक है, और जॉब कर रहे थे माशाल्लाह IFI लेवल पे। उसके बाद अब आपका बच्चा इतना डेडली सिक हो गया कि बीइंग अ मदर यू हैव टू, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, क्योंकि जिस तरह वो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको रेज़ किया, ये भी तो उन्होंने ही आपको सिखाया ना कि बच्चे प्रेफरेंस होते हैं, आपने उसको भी टाइम दिया, उस दौरान आपको घर को भी देना पड़ा, अपनी स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़, फ्यूचर स्टडीज़ या आपकी जॉब प्लान्स वो डिस्टर्ब हो गए, लेकिन प्रायोरिटी वाइज आप आ गए अपने बच्चे पे। अच्छा, बच्चे की बीमारी में से अचानक आप अल्लाह तक चले गए, आपको अल्लाह मिल गया उसमें से, बीच में से, अब ये एक नया फील्ड आपके सामने खुल गया कि ये क्या है, ठीक है। तो एक तो ज़ाहिरी तौर पे अम्मी अब्बा जो आपको गवर्न कर रहे थे, एक असली अम्मी अब्बा भी है असली मास्टर है जो इस सारे के पीछे है,
ठीक, वो आपको किधर किधर से घुमा घुमा के किधर किधर को ला रहा है। टीलो एक्सप्रेस कर रहा है कि आप मेरे तक पहुंचते हैं कि नहीं, आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं, आप किसको मास्टर समझ रहे हैं। तो आप उधर को भी जाना शुरू हुए। अब अगर हर माँ बाप का दिल करता है, बहुत से माँ बाप का होता है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, उनका एक्सेंट भी ज़बरदस्त हो, उनका उठना बैठना, उनका दुनियावी स्टेटस, उनकी डिग्रियाँ दुनिया की, और वो सारी बातें, वो बड़ी अच्छी बातें, लेकिन यू आर नो मोर अ किड। ठीक है ना। अब आपके अपने किड्स हैं और वो उनकी तरफ आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका अपना हस्बैंड, अपना घर है, वो आपने देखना है, आपने रन करना है, कैसे करना है। हाउस होल्ड काम करना जो है, अपने बच्चों को रेज करना, मेरे ख्याल में कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। अगर आप उन्हें मेड्स पे छोड़ जाते हैं, ठीक है, और आप अपनी जॉब्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल रीज़न, मजबूरियाँ हैं ये सारा कुछ। मैं आजकल जितना डील कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, ठीक है, और बेटी या बेटा इवन वो आज पढ़ लिख बहुत गया है, वो पाकिस्तान का या लाहौर का सबसे बड़ा वकील बना हुआ है, ठीक है, या सबसे बड़ा डॉक्टर बना हुआ है, ठीक है। वो मेरे सामने क्यों रो रहा है? क्योंकि वो बचपन में चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का शिकार हुआ, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों अपनी अपनी नौकरी पे थे, उन्हें टाइम नहीं मिला, उन्होंने उसको घर मेड्स के हवाले किया, ठीक है, उसको फीमेल मेड उसको हरास करती रही, उसको उसने रॉन्ग डायरेक्शन में लेके गई, फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू हुई, ठीक है। आज वो पाकिस्तान में शायद सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत कहका लगाने वाला मर्द है। उसके कहके में जो दर्द है वो मैं जानता हूँ, ठीक। और फिर वो रिलीजन की साइड पे गया, बहुत अच्छी रिलीजियस फैमिली से था, ब्लेस्ड किड था बाय बर्थ, लेकिन उसके खिलाफ भी उसे रिलीजियसली भी अब्यूज़ किया गया, ठीक है। उसके अंदर रिलीजन के अगेंस्ट भी गुस्सा आया। उसके बाद अगर उसने किसी से प्यार किया ही किया तो उसे पावरफुली उसे मोलेस्ट कर दिया गया। अब वो जिससे प्यार कर रहा था उसको कोई और ले गया, जो उसके ज़िंदगी का सारा जो समझता था वो कि दिस इज़ ए ट्रॉफी आई वन, ठीक, उसको कोई और ले गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, व्हाटएवर जो भी हुआ, ठीक, पैसे के जोर पे हुआ, या अगला बंदा गलत था, या तीसरा गलत था, या चौथा गलत था, व्हाटएवर, उसकी पेन का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि वो किधर जा रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन वो एक्यूज़ कर रहा है किसी हुक्मरान को, किसी हुक्मरान के ले पालक नेक्स्ट हुक्मरान को, किसी को अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करने का, उसके पास सारी बातें हैं। जब बात आती है उसके माँ बाप के ऊपर कि उन्होंने उस वक़्त रोल क्यों नहीं प्ले किया जब फर्स्ट टाइम उसका सारा साइकोलॉजिकल जो मेकअप था वो सारा डिस्ट्रॉय किया गया हुआ और उसे पता नहीं चला उस वक़्त। बाद में जब उसे पता चला कि यार ये मुझे कौन किधर ले गया, क्या हुआ, उसके पास कोई चीज़ समझ नहीं थी। माँ बाप का रोल कहाँ गया, वहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। और माँ बाप भी बड़े खुश हैं कि जी हमने बच्चे को पढ़ाया और वो पाकिस्तान का बेस्ट इस वक्त लीडिंग फलाना बंदा है और फलाना बंदा है, बट दे डोंट नो द ट्रूथ, द हिडन ट्रूथ एंड द हिडन पेन। तो असल चीज़ जो है वो आपने अपने बच्चों को रेज करना, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपने घर को, अपने नेस्ट को, जो आपका घोंसला है, वो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका इंट्रोडक्शन है। और अगर आप दोनों जो मियाँ बीवी जो भी मियाँ बीवी रेस कर रहे हैं, आप मुझे बता दें, सारे लोग जो करप्शन कर रहे हैं, 2 नंबरियाँ किसी भी तरीके से कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पावर में रहना चाहते हैं, जो भी है, बेसिकली किस लिए कर रहे हैं? वो अपनी फैमिलीज़ के लिए यही चाहते हैं ना। ये सोचे समझे बगैर कि यार मेरे बेटों के नाम तो बिलियंस आ गए, मिलियंस आ गए, बेटियों के नाम, समझ नहीं आ रही इस पैसे को क्या करना है। वो अलग बात है कि अभी भी उसी लस्ट में वो सारा, लेकिन दे तो सारे अपनी उन्हीं औलादों शलादों को ही रहे ना, अपनी फैमिली के ही फड्डे में पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए,
ठीक है। अच्छा, और प्लस उनके जो अपने बहन भाई थे और अपने माँ बाप की तरफ से जो फैमिली थी, अगर माँ बाप भी लैंडलॉर्ड थे, अब जब डिवीजन की बारी आई है, सगे बहन भाई, माँ बाप मर गए, अब वो जायदाद छोड़ गए अनडिवाइडेड, अब वो डिवीजन के ऊपर सगे बहन भाइयों से रिफ्ट्स आ गई, बच्चों के रिश्तों में रिफ्ट्स आ गई। वो सगे बहन भाई जिनके बगैर खाना नहीं खाते थे, ये नहीं करते थे, अब जनाब उनसे मिलजुल नहीं रहे कि जी इसने मेरी बेटी का रिश्ता छोड़ा, इन्होंने मेरी बेटी से जुल्म किया, इन्होंने मेरे भाई बेटे से ऐसे कर दिया, इन्होंने हमारे से ज़मीन ज़्यादा ले ली, इन्होंने मेरा वो हिस्सा ले लिया। किसके लिए? नहीं तो वो मेरे बच्चों का हिस्सा होता। यही है, ठीक है। एक इससे आगे है कुछ कौम, ये है जनरल ड्यूटी सारों की है। एक है कि जी कोई बंदा है वो पूरी दुनिया की खिदमत करना चाहता है, वो नेल्सन मंडेला है। उस बेचारे ने फैमिली भी नहीं सोची, उसने पूरी एक जनरेशन जो थी, पूरी एक रेस जो है, उसकी पेन लेके बैठ गया। आप मुझे उसकी लाइफ के बारे में बता दें कि उसके पेरेंट्स अगर उसे मना करते कि ना करो ये काम, फलाने दे मुंडे भी मार देते ने गोरिया ने, तुम ही मर जाएगा, तेनू मरवा देंगे, ठीक है, शादी कर, ब्याह कर, बच्चे पैदा, वो अपने काज पे डटा रहा है कि नहीं डटा रहा? ऐसे ही है, डटा रहा ना। और बड़ी पेनफुल स्ट्रगल है उसकी। 30 इयर्स जेल में, एक छोटे से कैबिन में, जहाँ रोज़ एक गोरा आके उसके मुंह पे पेशाब करता है, फिर उसे उसका मुंह धुलवाता है कि ये लो मुंह धो लो, ठीक है। फिर वहीं पे उसे नाश्ता दिया जाता है, वहीं पे एक कमोड है, कोई वहीं उसने खाना खाना है, वहीं उसने सोना है, और उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रंग काला है, जो कि उसका अपना जुर्म नहीं है, जो कि उसका अपना। आप उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, मैं तो उसके एमी 1-2 पेज पढ़ के ही तो मैं नहीं पढ़ सका उसको, ठीक है। लेकिन वो कितना बड़ा आदमी है, उसके कैरेक्टर ने ये शो किया है। अभी तो लोग उस पर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स और रिसर्चें करेंगे, लेकिन उसने एक बहुत बड़े काज के लिए वो स्टैंड लिया। उसकी वो जो लव ऑफ लाइफ, या उसकी जो बीवी थी सो कॉल्ड, जो नैन्सी थी, वो भी एंड पे उसने उसे भी कह दिया कि यार तू मेरी इंतज़ार में बूढ़ी हो रही है। उसने उसके दोस्त से शादी कर ली, ठीक है। और मैं जब ये पढ़ा, मैं बड़ी छोटे एज से उसको फॉलो करता था अखबार से, 70s से कर रहा था, 80s से कर रहा था, 90s में कर रहा था। 90s के एंड में आके मैंने शायद, मुझे याद पड़ता है कि शायद वो मैंने अखबार में कहीं पढ़ा कि नैन्सी रेगन जो है वो शादी, नैन्सी उसका नाम विनी मंडेला शायद था, या नैन्सी मंडेला उसकी जो पहली वाइफ थी, एक गर्ल फ्रेंड थी, कि वो उसने डाइवोर्स ले लिया है, और वो उसी के फ्रेंड के साथ, वो 8-10 लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने ये सारी स्ट्रगल की थी, ठीक है। और वो ज़्यादातर उनमें से जेल में थे, उनमें से 1-2 को मार दिया गया या वो मर गए बेचारे, 1-2 कंप्रोमाइज़ करके या साइन ऑफ करके निकल गए, ये अकेला डटा रहा, ठीक है। वैसे एक जेल में एक बंदा पड़ा रहता है, जी पागल है, दिमाग ख़राब है इसका, कौन उसको बादर करता है? लेकिन अल्लाह ने उसकी उस बात को भी रखा, उसके उन सारे, जिसे कह लो कि कुर्बानियों का उसको सिला आखिर में दिया, ठीक है। ये छोटी बेइज्जती तो नहीं है, इंसानियत से गिरी हुई हरकत है कि उसके मुंह के ऊपर आके सुबह एक बंदा पेशाब करता है और फिर उसे नाश्ता दिया जाता है। और वो ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ का काम है। आप में से बहुत से लोग समझते हैं हम बड़ी पेन में हैं, साढ़े ना बड़े दुख तकलीफ़ां हुई हैं, साढ़े ना बड़े जुल्म हुए, ठीक है। आपके साथ ये हो, आप मेंटली तौर पे कितना साउंड रह सकेंगे, कितनी देर इस चीज़ का मुकाबला कर लेंगे, आपको उम्मीद भी कोई नहीं नज़र आ रही है। आप जेल में हैं, हुकूमत आपके साथ कर रही है, और जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं, कालों के लिए कर रहे हैं, वो आपको जानते भी नहीं, वो कहते पागल है, उन्हें अपनी हालत बदलने का परवाह ही कोई नहीं है। वो भेड़ बकरियों की तरह जलील हो जाते हैं, उनके लिए वो गोरों की बस में नहीं बैठते, गोरों के स्कूल में नहीं जा सकते, गोरों के रेस्टोरेंट में नहीं खड़े हो सकते, जहाँ से गोरा चीज़ वहाँ वो, मतलब वो इंसान है ही नहीं है, वो जानवरों से निचले लेवल पे ज़िंदगी गुजार रही है, जानवरों के लेवल पे भी नहीं है। गोरे का कुत्ता वहाँ बैठ सकता है, काला नहीं बैठ सकता वहाँ पे। फॉर ईयर्स ये हो रहा है, और वो उसमें ज़िंदा है, वो उसमें रह रहे हैं, वो अकेला उस चीज़ को लड़ी जा रहा है। तो उसको होप कहाँ से आ रही थी? और उसके बावजूद उसने अपने अंदर से, वो अपनी अंदर की कॉल को फाइट कर रहा था। वो कहता है कि मेरे पे 1-2 बार वीक मोमेंट्स आए, मैंने समझा कि ये अब हार जाएगा, इसकी ये जो बीवी इसको छोड़ गई है ना, ये लड़की जो इसको छोड़ गई है, ये इसका ट्रस्ट टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये बंदा मारा जाएगा। बाद में मुझे किसी ने बताया, उसकी बायोग्राफी में लिखा है कि उसने खुद उसे कहा कि तुम मेरे पीछे कहाँ ज़िंदगी गुजार रही है और तुम कर लो, पता नहीं। खैर
आखिरकार वही गोरा उसके आगे मजबूर हो जाता है, वॉट एवर द इंटरनेशनल सर्कमस्टांसिस वेरियस जो भी हुए। अब जब वो पार में आता है, यहाँ उसका कैरेक्टर दोबारा उसकी ग्रेटनेस साबित होती है। काले कहते हैं, अब वो हीरो बन गया, काले कहते हैं जी गोरों को मार दो, फांसियाँ दे दो, समुद्र में फेंक दो, इस शहर से निकाल दो, वो आगे डट के अकेला खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं यही तो वो बात है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये तो फिर तुम लोग, हम भी वही हुए, तुम भी स्किन के कलर के ऊपर, ये रंग, चमड़ी के रंग के ऊपर तुम गोरे के साथ ऐसा कर रहे हो, तो बात तो वही आ गई। ये अदल बोलना, ये बात कहना, ये किसी आलिम की निशानी है, ये किसी आशिक का काम है, ये किसी पागल का काम है, ये जो दुनियावी तौर पे जिन्हें आप लोग पॉलिटिशियंस कहते हैं, ये इनकी नहीं है औकात। वहाँ पे डट के खड़े होना, रूल्स सेट कराना कि नहीं, ये नहीं है कि अब मैं जेल से निकल आया हूँ, मैं जीत गया हूँ तो मैं सारी ज़िंदगी वज़ीर-ए-आज़म बना रहूँगा, नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत। तुम सब लोग जो हो वो पूरी, वो उसमें सेटअप बनाता है वो, और उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर उसकी पार्टी के अंदर भी और गवर्नमेंट में भी और पार्लियामेंट में भी होगी, और गोरों को इक्वल राइट्स होंगे, और गोरों को चूँकि वो थोड़े हैं तो उनके राइट्स का ख्याल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो सेट करके देख गया और बड़े आराम से पार्लियामेंट से बाहर चला गया। कोई इलेक्शन नहीं उसने लड़ा कि नहीं अब मैं मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैंने हुकूमत करके क्या करना है। ठीक है, तो अब आप मुझे बता दो कि उसके पेरेंट्स अगर शुरू में उसे कहते हैं कि नहीं बच्चे ये तुम गलत कर रहे हो, तुम ना करो, मारे जाओगे, उसकी अम्मा रो पड़ती, बेटा ना कर, पुत्र ना कर, तो वो फिर नाफरमान तो था, लेकिन उसको अपनी ज़मीर की कॉल को तो ये अल्लाह ही उससे करवा रहा था ना। ठीक है, अब कोई कहे कि जी मैं कह रहा हूँ वली अल्लाह, मैं तो कहता हूँ वो अल्लाह का दोस्त, उसको खुदा की मखलूक से प्यार है, और वो अल्लाह ही के उसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के उस एक लाइन के लिए लड़ गया है कि काले को गोरे पे, गोरे को काले पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। उसने दोनों तरह से उसको साबित कर दिया है, काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, दोनों वो लड़ गया, वो दोनों पे खड़ा होकर साबित कर गया। हम में से कितने ये करते हैं, हम तो बेटी का रिश्ता लेने जाएँ तो असी मुंडा भी काला नहीं बर्दाश्त कर दे, मुंडे का रिश्ता लेने कुड़ी बर्दाश्त नहीं करते, जरा जा रंग होता इंजदा हो गए। प्रैक्टिकल में आओ ना, प्रैक्टिकल में कौन सा इस्लाम है? ये इस्लाम जो हमने रखा हुआ है, ये तो एक दूसरे को तंग करने के लिए हमने रखा हुआ है। यानी हुक्मरान जो है वो बिल नहीं देगा, हुक्मरान को क्या होती है, कौन सी हासिल है, पता नहीं क्या हासिल होती है, इस्तिस्ना हासिल है। ठीक है, और मैंने बिजली के बिल लाइन में लग के देने हैं, मेरी तनख्वाह में से भी पैसे कटी जा रहे हैं, ठीक है, उसमें से भी टैक्स कट रहा है, उसके बाद मेरे बिलों पे भी टैक्स आ रहा है कि तुम्हारा बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है, उसमें से भी टैक्स दो, और हुक्मरान को इस्तिस्ना हासिल है। ठीक है, और मैं लाइन में भी लगूँ, रूल्स को फॉलो करूँ, इस्लाम में लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला इस्लाम जो है ना, अगर मदीना शरीफ में होता तो ये बच्चे इस्लाम वहाँ से निकलता भी ना। वहाँ पे सैयदना उमर फ़ारूक या सैयदना अली या सैयदना बकर वो अपनी कमीज़ों के हिसाब देते फिर रहे हैं, उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। कोई भी उठ के तो शुरू हो जाता है कि भाजी तुसी हिसाब दो ना जितों आए ने पैसे। तो बदबख्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पकड़ ली है कि आप ये किस तरह हिसाब कर रहे हैं, ये कुरान के मुताबिक अगर उन्होंने सबक देने लग तो उन्होंने कितनी बड़ी डेमोक्रेसी होगी। वो जहालत की इंतहा पे चले गए हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पकड़ ली है। वो कह रहे हैं कि आप कुरान के मुताबिक फ़ैसला नहीं कर रहे, आप सही फ़ैसला नहीं कर रहे, आप फलाना नहीं कर रहे। क्या बर्दाश्त है, क्या हिल्म है। और फिर उनके आने वाले चारों अगले खुलफा उस रास्ते पे हैं, उनमें से तो किसी ने ये नहीं किया। बाद में जब आपके बादशाहत शुरू हो गई है, वो इस्लाम और है। ठीक है, उसकी अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपके पास, कहीं कोई रंग है, कहीं कोई रंग है। वही हुक्मरान अपनी मर्ज़ी के चंद आलम साथ रख लेता है, उस तरह के फ़ैसले आने शुरू हो जाते हैं, उस तरह के कोर्ट्स बन जाते हैं, उस तरह का इस्लाम प्रोपेगेट होना शुरू हो जाता है। ये पिछले 40-50 सालों में क्या हुआ है, कितने हुक्मरान साइकिलों पे गए हैं। हॉलैंड को तो कहा जाता है साइकिलिंग का कंट्री है, उनका वज़ीर-ए-आज़म भी साइकिल पे वो सारी साइकिलिंग करते हैं या फलाना करते हैं। जनरल ज़िया साहब साइकिल पे जाना शुरू हुए थे, अब पता नहीं आप लोगों को याद है, मुझे तो बड़ा याद है। हम तो बड़े इम्प्रेस हुए थे, कितने दिन गए सर वर्दी समेत। पता नहीं, हर जनरल को रिटायरमेंट पे BMW तो लाजमी मिलती है, BMX मिलनी चाहिए ना। बहरहाल ये बातें और हैं। ये सारा ये वाला जो इस्लाम है ना,
ये गरीबों को, वही बात आ गई, भेड़ बकरियों को डंडा देंगे, ये उनके लिए इस्लाम है, डंडा इस्लाम जो है। तो जो हुक्मरानों के लिए कोई और इस्लाम है, जिसमें वो पूछ रहे हैं वज़ीर सकाफ़त व इतलात व इस्लामियात कि उन्हें कहा है सदर साहब ने, अयूब साहब ने, कि जी कौम में रिश्वत बहुत बढ़ रही है, आप इस पे फतवा जारी करें, बयान जारी करें। उन्होंने आगे से जवाब लिख के भेज दिया कि हिज हाईनेस आपने क्लियर नहीं किया कि फतवा जो है वो रिश्वत के हक़ में देना के ख़िलाफ़ देना, तो डूब मरो, ये मतलब ये इस्लाम ही है। तो अब इसी इस्लाम को आप, ये जो नई जनरेशन आई है आपकी, इसको आप अगर कहें कि ये तो नहीं मानेंगे, अब तो नहीं इन्हें आप रोक सकते इस तरह। ये तो अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट गूगल का दौर है, हर चीज़ सामने है, लाइब्रेरी सामने है, हर चीज़ सामने है, इनको आप ऐसे तो नहीं कर सकते, इनके सामने तो सच बोलना पड़ेगा। और नहीं तो फ्रॉड कितनी देर चलेगा, ठीक है। और हक अपनी जगह कायम रहेगा, कुरान अपनी जगह मौजूद है, लोगों को रिवर्ट होना पड़ेगा। वो आप जो बात कर रही हैं उसमें आपको माँ बाप की इज़्ज़त भी करनी है, उनका ख्याल भी करना है। ये सारे ख्यालात आएंगे जब अल्लाह की तरफ जाने लगोगे, जो असली डेस्टिनेशन है तुम्हारी, तो तुम्हें हर तरह से कहा जाएगा कि हो خلق